ओके, हम लोग जर्नल एंट्रीज कर रहे थे। जर्नल एंट्रीज में हम लोगों ने सब तरह की स्पेसिफिक जर्नल एंट्रीज भी की, हमने नॉर्मल जर्नल एंट्रीज भी की, सब किया। अब थोड़ा हम और डिफरेंट टाइप ऑफ जर्नल एंट्रीज करते हैं, जैसे कि एक है ओपनिंग जर्नल एंट्री और एक है एडजस्टमेंट एंट्रीज। ये दो पॉइंट्स हम कवर करेंगे। एडजस्टमेंट एंट्रीज ऑलमोस्ट आप लोग कर चुके हैं वैसे, बट फिर भी हम एक बार ऑफिशियली कर लेंगे इनको, जिससे कि लगे कि हाँ हमने सब किया है। ठीक है, ओपनिंग जर्नल एंट्री का मतलब क्या होता है? ऑन दी फर्स्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो ओपनिंग जर्नल एंट्री मीन्स विच इज पास्ड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो जो भी फर्स्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर को हम एंट्री करते हैं दैट इज कॉल्ड ओपनिंग जर्नल एंट्री। ठीक है, जितने भी असेट्स हैं वो डेबिट होंगे और वो इंडिविजुअली डेबिट होंगे। इंडिविजुअली का मतलब, मान लो हमारे पास कैश अकाउंट डेबिट 10,000, बैंक अकाउंट डेबिट 8,000, डेटर्स अकाउंट डेबिट, जितने भी डेटर्स अगर उनके नाम हैं तो उन सबके नाम अलग अलग आएंगे। अगर हमें लिखा है डेटर्स में ए बी, ये दो डेटर्स हैं, तो एज अकाउंट डेबिट, बीज अकाउंट डेबिट। ठीक है, हमेशा आपका इंडिविजुअली डेटर्स के नाम आएंगे, क्योंकि ओपनिंग जर्नल एंट्री से हम आगे लेजर भी कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ओपनिंग जर्नल एंट्री की, मान लो ये 12,000 हैं, और फर्नीचर, तो जितने भी एसेट्स हैं ये हमने डेबिट कर दिए। टू लायबिलिटीज, लायबिलिटीज अकाउंट, ये भी इंडिविजुअली आएंगी। ठीक है, अब अगर हमारी डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड, तो बैलेंसिंग फिगर कहाँ आ रही है? बैलेंसिंग फिगर एट क्रेडिट साइड आई ना। हमें बैलेंस लिखना पड़ेगा, बट बैलेंस वीडियो होगा। बैलेंसिंग फिगर देखो ऐसे, मान लो यहाँ पे हमने कहा क्रेडिटर्स अकाउंट 4,000, बिल्स पेबल 6,000। तो अब बैलेंस क्रेडिट साइड पर आ रहा है ना, बैलेंस क्रेडिट साइड पर है, बैलेंस सीडी नहीं आएगा। अगर ऐसा कुछ है तो हम लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर एट क्रेडिट साइड दैट इज कैपिटल। तो इसका मतलब कैपिटल हमारी बैलेंसिंग फिगर होगी, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर होगी। कितनी हो गई? ये है 10, 20, 30, 40 और ये आ गया 30,000। ठीक है, समझ में आया? बट इफ कैपिटल इज ऑलरेडी गिवन, हमें पहले से गिवन ही है कैपिटल, अब क्या करेंगे? देन बैलेंसिंग फिगर विल बी रिजर्व, हम रिजर्व क्रिएट कर देंगे। हम बैलेंसिंग फिगर को रिजर्व में डाल देंगे कि कहीं ना कहीं हमारे पास अगर एसेट ज़्यादा हैं और लायबिलिटी साइड कम है तो उसे हम रिजर्व में डाल देंगे। ठीक है, तो बट पहले प्रेफरेंस हमेशा कैपिटल को दी जाती है, क्योंकि कैपिटल तो होनी ही चाहिए। अगर कैपिटल नहीं है तो फिर हमें कैपिटल देना होगा, और कैपिटल है तो हमें रिजर्व डालना होगा। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर कुछ ऐसा होता कि डेबिट साइड इज लेस देन क्रेडिट साइड, तब बैलेंसिंग फिगर कहाँ आती? डेबिट साइड आती। अब हम क्या करें, कैपिटल का कभी भी डेबिट बैलेंस तो हम नहीं कर पाएंगे,
तो इन दैट केस हम डालेंगे गुडविल, बैलेंसिंग फिगर विल बी गुडविल। अगर फॉर एनी रीज़न आपके असेट साइड यानी कि डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ रही है तो हम गुडविल डालेंगे। अब अगर मान लो गुडविल भी ऑलरेडी गिवन है तो इफ गुडविल ऑलरेडी गिवन, गुडविल ऑलरेडी गिवन है तो हम रिजर्व भी नहीं ले सकते, क्योंकि रिजर्व का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। क्यों होता है क्रेडिट बैलेंस? क्योंकि रिजर्व्स आर पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स, लॉसेस के पार्ट नहीं होते। रिजर्व्स हमेशा प्रॉफिट्स में से बनाए जाते हैं। भाई प्रॉफिट होगा तभी तो आप फ्यूचर के लिए रिजर्व बनाओगे, लॉसेस में से क्या रिजर्व बना दोगे आप? लॉसेस में तो रिजर्व नहीं बन सकते, तो इसलिए रिजर्व का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। अब हम क्या करेंगे, हमारी लॉस हो सकता है, मतलब हमारी लायबिलिटी ज़्यादा है, हमारे एसेट कम है तो हमें लॉस है, तो हम बैलेंसिंग फिगर को प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे। और ये इतना सेफ अकाउंट है, अगर तुम कभी भी गलती से रिजर्व की जगह प्रॉफिट एंड लॉस भी लिख देते हो तो गलत नहीं होता। दैट इज नॉट रिकमेंडेड। अगर रिजर्व गिवन नहीं है तो रिजर्व ही लिखना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नॉट रिकमेंडेड। तो एक सीक्वेंस है, आपको वो सीक्वेंस में ध्यान रखनी है चीज़ें। मतलब अगर क्रेडिट साइड बैलेंसिंग फिगर है देन फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी कैपिटल, सेकंड शुड बी रिजर्व एंड थर्ड शुड बी P&L। ठीक है, समझे? अगर क्रेडिट में है तो फर्स्ट प्रेफरेंस कैपिटल, सेकंड रिजर्व और थर्ड P&L। अगर डेबिट में बैलेंसिंग फिगर है तो फर्स्ट इज गुडविल एंड सेकंड इज P&L। तो समझ रहे हो, P&L दोनों जगह लास्ट ऑप्शन है। ठीक है, हम जब हम डेबिट से लिखेंगे हमें हमेशा डेबिट डालना है, मतलब जैसे आपने कैश अकाउंट में फिर डेबिट लिखा फिर बैंक अकाउंट। हाँ हाँ हाँ, इसे कहते हैं कंपाउंड एंट्री। और फिर नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग ओपनिंग जर्नल एंट्री। सारा बहुत डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। पास्ट एंड बैलेंसिंग फिगर इज कैपिटल, दैट्स इट। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि बहुत सारा लिखने की जरूरत है। समझ में आया? हाँ, क्या है ये पूरा है ओपनिंग जर्नल एंट्री। फिर से समझ लो। हाँ, हमें मैनिपुलेशन नहीं होगा अकाउंट्स का? नहीं, कोई मैनिपुलेशन डाल रहे हैं नहीं, हम किसी में भी नहीं डाल रहे। हम बकायदा मेंशन कर रहे हैं कि हम किस में डाल रहे हैं। वी आर नॉट हाइडिंग इट। एक्चुअल में जो चीज है वो कैपिटल का पार्ट अगर नहीं है किसी और चीज का, ऐसा नहीं होता ना, कैपिटल का ही होता है। अगर कैपिटल नहीं है तो कैपिटल ही होती है। ये आप एक्चुअली में तो ये होगा ही नहीं। एक्चुअली में तो अगर ऐसा हो जाता है तो उस पर ऑडिट खड़ा हो जाएगा कि भाई ये टैली क्यों नहीं कर रहा। मैं वही तो बोल रहा हूँ। बट आपको तो क्वेश्चंस में पता होना चाहिए ना। अगर वो ऑडिट भी करते हैं तो वो ये देखते हैं कि अच्छा कौन कौन सी आइटम मिसिंग है, तो ये प्रेफरेंस होता है उनका कि कौन कौन सी आइटम मिसिंग है, ये आइटम पहले वो उसी को चेक करेंगे, वो सब मिल जाएंगे, उसके बाद वो कुछ और चेक करेंगे। समझ रहे हो? रियल उसमें होता है रिजर्व? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 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 डलता है। बड़ी बातें हो रही है। एक्चुअली में सब कुछ होता है। बात ये होती है कि क्योंकि हम लोग डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो हमारा टैली होना चाहिए। बट अब नेचुरल सी बात है, आपको हर चीज़ रेडीमेड नहीं देंगे, आपको तो सॉल्व करने के तरीके बताएंगे ना। आपको ओपनिंग जर्नल एंट्री दी ताकि आपको कॉन्सेप्ट पता रहे, तो इसलिए आपके में कोई ना कोई फिगर मिस करके दे सकते हैं। तो अगर वो फिगर मिस कर रहे हैं तो आपको तो पता होना चाहिए क्या आ रहा है। एक सिंपल सी बात है, अकाउंटिंग इक्वेशन किया था, उसमें तुम्हें असेट्स लायबिलिटीज कैपिटल में MCQs में और तुमने क्वेश्चंस किए थे ना कि कोई तीनों में से एक फिगर मिसिंग है, तो मैनिपुलेशन थोड़ा ना थी, वो कोई मैनिपुलेशन थी। उसमें क्या हो रहा था, तो इसमें भी तुम्हें ढूंढना है। तुम्हें अब इसमें बड़े लेवल पे धीरे धीरे लेवल बढ़ता जा रहा है ना ढूंढने का। तब तो 3 आइटम थी, 3 में से 2 गिवन होंगी, 1 निकल जाएगी। अब बहुत सारी हैं, बहुत सारी असेट्स हैं, बहुत सारी लायबिलिटीज हैं। पता लगेगा 10 तरह के असेट्स हैं, 10 तरह की लायबिलिटीज हैं।
फिर हमें ये भी नहीं पता कि डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आएगी या क्रेडिट में, तो हम लाइन कैसे छोड़ें, हम कहाँ जगह छोड़ें, हमने यहाँ जगह ही नहीं छोड़ी, अब क्या करें। और डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आ गई तो कटिंग भी करेंगे तो नंबर कट जाएंगे, क्या करें। तो इन दैट केस वो क्या कर रहे हैं, वो बीच में एक लाइन छोड़ देते हैं। हम क्या करेंगे, हम डेबिट और क्रेडिट के बीच में एक लाइन छोड़ देंगे, कहीं ना कहीं तो बैलेंसिंग फिगर आएगी ही। अगर फॉर बाई चांस नहीं भी आई तो उससे कुछ नंबर नहीं कटने वाले कि बीच की एक लाइन छोड़ दी, ठीक है ना, कम से कम आपकी कटिंग तो नहीं होगी, समझे। देखो हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं कि जितने भी असेट्स हैं, ठीक है, उनका डेबिट बैलेंस होता है हमेशा। हमारे पास अगर मेजर कंपोनेंट्स 3 हैं, असेट्स और एक्सपेंसेस, इनका क्या होता है, डेबिट बैलेंस। हमारे पास जो कैपिटल, लायबिलिटीज एंड इनकम, इन तीनों का क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, ओपनिंग जर्नल एंट्री में जितने भी असेट्स या एक्सपेंस हैं उन सबको डेबिट कर देंगे, और जितने भी लायबिलिटीज़ हैं, इनकम है, उन्हें क्रेडिट कर देंगे, और कैपिटल गिवन है तो कैपिटल को भी क्रेडिट कर देंगे। अब वैसे तो हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से हमारी दोनों साइड इक्वल आ जानी चाहिए, लेकिन अगर हमारी दोनों साइड इक्वल नहीं आ रही है तो हमें देखना पड़ता है कि वो डिफरेंस हम कहाँ डालें। तो वो डिफरेंस अगर क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर आ रही है, अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड आ रही है तो हमें फर्स्ट प्रेफरेंस देना है कैपिटल को, इफ कैपिटल इज नॉट गिवन। सेकंड प्रेफरेंस देना है रिजर्व को, और थर्ड प्रेफरेंस देना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। लेकिन अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड आ रही है तो हमें फर्स्ट प्रेफरेंस देना है गुडविल को, और सेकंड प्रेफरेंस देना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, ठीक है, क्योंकि ये हमारी सीक्वेंस चलती है, ठीक है। ये समझ में आया, ये तुम्हें ध्यान रखना है, क्योंकि अभी आगे हम ट्रायल बैलेंस में भी ये चीज़ें करेंगे कि ट्रायल बैलेंस की अगर साइड टैली नहीं होती तो क्या करेंगे, उसमें एक और टर्म ऐड ऑन हो जाती है। तो अब हमने जितना सिलेबस अभी तक किया है जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस, उसमें छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने मिस किए थे उस समय, क्योंकि वो पूरा हमें कॉन्सेप्ट वन स्ट्रेच में करना था। अब हम उसको वो छोटे पॉइंट्स करेंगे सारे कवर अप, तो जिसमें से एक ये पॉइंट है, ठीक है। ये ओपनिंग जर्नल एंट्री को कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब मैं एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ तुम्हें। आपकी स्पाइरल है, स्पाइरल में पेज नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 2। पास द ओपनिंग जर्नल एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2026 द पोजीशन ऑफ मेसर्स भारतीयन, तो हम ऊपर क्या लिखेंगे, जर्नल ऑफ मेसर्स भारतीयन, हमने जर्नल लिखा, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे 2026 अप्रैल 1 कैश अकाउंट डेबिट कितना, 20,000, डेटर्स अकाउंट डेबिट 6,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 3,000, ठीक है, समझ में आ रहा है ये। फिर आगे क्या है, बिल्डिंग 5,000, बिल्डिंग 5,000, बिल्स रिसीवेबल 3,000। अब ना हमने इस क्वेश्चन को जब पढ़ा तो हमें पढ़ के दिख ही रहा है कि कैपिटल तो कहीं गिवन ही नहीं है, तो हमें वो बीच वाली लाइन को स्किप करने की कोई ज़रूरत नहीं है,
ठीक है ना, क्योंकि हमें दिख रहा है कि इस क्वेश्चन में कैपिटल है ही नहीं, तो हम सिंपली बिना कोई लाइन छोड़े यहाँ पे 2 क्रेडिटर्स अकाउंट 4000, बिल्स पेबल 2000, तो कैपिटल कितनी आ गई? कैपिटल 31,000 आ रही है पक्का? 28, हाँ 31। नीचे लिखा जहाँ पे आपकी वो खत्म हो रही है लास्ट में लिखा करो। अगर तुम बैलेंसिंग अगर यहाँ लिख रहे हो तो ये लिख दो। उसका रीज़न ये होता है कि हमारा क्लोजर हो गया। नहीं बैलेंसिंग उसमें नहीं चला गया, क्या बोलते हैं, अभी लिखते हैं नरेशन में। अगर तुम यहाँ नहीं लिख रहे हो तो मत लिखना, फिर ऊपर ही लिख देना। बैलेंसिंग लिखनी है ब्रैकेट में, ज़रूरी नहीं है, नहीं भी लिखोगे तो भी चलता है। ऊपर भी लिख लो, इतना टाइम दिया ऐसे ही प्रेजेंट यही प्रेजेंट करना है। और नरेशन में बीइंग ओपनिंग जर्नल एंट्री पास्ट एंड बैलेंसिंग फिगर इज कैपिटल, सिंपल। सब लोग पर ये बेटा एक ही जर्नल एंट्री है पूरी की पूरी, ये पूरी की पूरी एक ही जर्नल एंट्री है, ठीक है। अब जब इसका लेजर बनाते हैं, जब इसकी लेजर पोस्टिंग करते हैं तो थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। नॉर्मली लेजर पोस्टिंग आप कैसे करते हो कि जो भी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट है वो कर दोगे, कॉरेस्पॉन्डिंग डेबिट है वो कर दोगे। अब इसमें तो कोई कॉरेस्पॉन्डिंग एक दूसरे को नहीं कर रहा ना, अलग अलग है सारे। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि कैश का लेजर है तो कैश के लेजर में अप्रैल 1 टू बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस BD 20,000। डेटर्स जिसका भी नाम है, सपोज यहाँ पे A है डेटर, तो जो A है, A के लेजर में टू बैलेंस BD 6,000, ठीक है। इसके ऊपर कुछ भी नहीं आएगा, नहीं, ये बैलेंस BD, स्टार्टिंग हाँ। ऐसे ही ये हमारा क्रेडिटर्स है, तो क्रेडिटर्स की क्रेडिट साइड पे, क्रेडिटर्स का मान लो क्रेडिटर्स हमारा कोई ये B है, तो हमने यहाँ पे बनाया B's अकाउंट बाय बैलेंस BD 4,000। मतलब ये जो मैं याद है तुमने लेजर में क्या किया था, तुम लेजर में बैलेंस CD फिर बैलेंस BD कर रहे थे। बेसिकली जो तुम बैलेंस BD कर रहे हो ये वो है, ठीक है। यहाँ पर ओपनिंग जर्नल एंट्री में एक्सपेंस या इनकम नहीं आते हैं, ओपनिंग जर्नल एंट्री में असेट्स एंड लायबिलिटीज ही आते हैं, क्योंकि हमारे एक्सपेंस और इनकम के अकाउंट साल के आखिर में क्लोज हो जाते हैं, समझे। अब इसी से एक और बात निकल कर आती है, जब आप लेजर बनाते हो तो लेजर में जितने भी अकाउंट हैं सबके बैलेंस CD फिर बैलेंस BD, बैलेंस CD बैलेंस BD करते हैं, राइट। बट जब लास्ट मंथ यानी कि मार्च के लेजर्स बनाते हो, लास्ट मंथ के, तो मार्च के लेजर्स में हम जितने भी नॉमिनल लेजर अकाउंट हैं उनको ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। बट अगर हमने वो लेजर्स जनवरी में बनाए, अप्रैल में बनाए, तो बैलेंस CD बैलेंस BD ही आएगा। पूरे साल बैलेंस CD बैलेंस BD बैलेंस CD बैलेंस BD करते चले जाएंगे, बैलेंसिंग करते चले जाएंगे। जब साल का आखिर आएगा, आखिर मतलब मार्च की जब एंट्री करोगे तो 31 मार्च को हम करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट या P&L अकाउंट। नॉमिनल नेचर अकाउंट्स आर क्लोज्ड, all nominal nature accounts are closed by transferring into ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसका लॉजिक समझ में आया, वो अकाउंट तो क्लोज हो गए, तो हमारी ओपनिंग जर्नल एंट्री किससे बनी, असेट्स एंड लायबिलिटीज से, ठीक है, क्योंकि हमारे सारे एक्सपेंस और इनकम अकाउंट क्लोज हो गए, उनकी कोई बैलेंस है ही नहीं। जब उनका कोई बैलेंस है ही नहीं तो हम ये एंट्री में कहीं आएंगे भी नहीं। इसे ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को वहां पर लेते हैं। ट्रेड जहाँ पे भी बैलेंस आता है, मान लो आपका कमीशन रिसीव्ड है तो जैसे यहाँ नहीं आएंगे ना, तो क्लोज कर देंगे ना उनको, तो हम
ठीक है, प्लीज सुनो आप। हाँ। जैसे मैंने एक इनकम था मेरा उसमें, जैसे मैंने बोल दिया कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव मैंने हाँ। कर दिया, उसको मैंने मार्च 31 को मैंने बंद कर दिया ट्रेडिंग अकाउंट लगा के। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लगा के। ट्रेडिंग अकाउंट में बोला था ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये ध्यान रखो कि आपके जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं और सेल परचेज हैं वो ट्रेडिंग में जाते हैं। गुड्स की कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू परचेजेस हो गया, सेल्स नहीं, परचेज, प्रोडक्शन, फैक्ट्री, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। उसके अलावा सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस P&L में जाएंगे, सारी इनकम सेल्स के अलावा सारी इनकम P&L में जाएगी। एडजस्टमेंट एंट्रीज, जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, क्या होते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? incurred but not paid, due but not paid, है ना, incurred नहीं, ड्यू बट नॉट पेड। तो यानी कि एक्सपेंस ड्यू तो हो ही गए, जो भी एक्सपेंस है वो डेबिट तो हो ही गया क्योंकि एक्सपेंस इंक्रीज हो गए, है ना, लेकिन हमने पे नहीं किया, तुम्हारी लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। यही हो रहा है ना कि हमने पे नहीं किया तो हमारी लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। तो लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। अब इसमें हम लिखेंगे कैसे, अगर रेंट है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। अगर एक से ज़्यादा एक्सपेंसेस एक साथ दिए हुए हैं, रेंट, सैलरी, कमीशन, तो आप लिख दोगे रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आपको ज़रूरत नहीं है 3 बार लिखने की, समझ रहे हो, ये मैं बता रही हूँ। फिर जब एग्ज़ाम में लिख देते हो फिर पेपर छूटता है, फिर ये कहते हो कि इतना सारा हमने क्यों लिखा। तो आप लिख सकते हो, अगर 3 आइटम 4 आइटम एक साथ हैं आउटस्टैंडिंग की तो आपको इंडिविजुअल आइटम के लिए लिखना ज़रूरी नहीं है। आप रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट सब डेबिट करके टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिख दो, दैट्स इट। तो हम जगह एक ही है सिर्फ, रेंट आउटस्टैंडिंग रेंट है, उसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिखते सिर्फ। किसमें? नहीं देखो, अगर एक आइटम है तब तो आउटस्टैंडिंग रेंट ही लिखो। मुझे वो तो लाना पड़ेगा लेजर। हाँ, लेजर तो बनेगा ही। जैसे फिर एक ही बैंक के उसमें रेंट वेजेस सब कुछ आ जाएगा अलग। ओके ओके, समझ गई तुम लोग। हाँ, एक क्वेश्चन में मान लो 1 जनवरी है उसमें रेंट आउटस्टैंडिंग है, फिर 10 जनवरी है उसमें सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो हमें दो आउटस्टैंडिंग रेंट और आउटस्टैंडिंग सैलरी के 2 लेजर्स बनाने पड़ेंगे। 15 जनवरी है उसमें फिर से रेंट आउटस्टैंडिंग है और सैलरी भी आउटस्टैंडिंग। हाँ, तो हमें बार बार हमें 2 लेजर्स अलग अलग बनाने पड़ेंगे ना। तीन तो हाँ, इन दैट केस आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का एक ही लेजर बना लो, सब कुछ उसमें डालते चले जाओ, कर सकते हो बिल्कुल। रेंट का उसका अलग अलग बना, मतलब दिस इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि अलग अलग बनाओ, लेकिन हाँ मैं तुम्हें ये बता रही हूँ कि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मैं टाइम बचने के साथ साथ देखो क्या होता है ना, जहाँ पे तुम्हें हाई लेवल पे दिक्कत नहीं आएगी ना, मैं वो तुम्हें शॉर्टकट्स बता देती हूँ कि हाँ हाई लेवल पे भी इन चीज़ों से दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जहाँ हाई लेवल पे दिक्कत आने के चांसेस है वो मैं मना कर देती हूँ। जैसे नरेशन लिखने के लिए मैं कहती हूँ लिखो, क्योंकि हाई लेवल पे दिक्कत आएगी। टू एंड बाय है, मैं कहती हूँ लिखो, क्योंकि तुम्हें ऐसे लेजर्स में टू एंड बाय लिखते हो ना, काफ़ी स्कूल्स में उसके लिए भी मना कर देते हैं, अरे कोई ज़रूरत नहीं है, नरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, टोटलिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब अरे फिर ज़रूरत किस चीज़ की है, फिर सिखा क्या रहे हैं, सिर्फ जर्नल एंट्री करना, सिर्फ जर्नल एंट्री करना इज़ नॉट सफिशेंट। सीए वाले बच्चों का तो अगर उन्होंने सिर्फ जर्नल एंट्रीज कर दी पूरा सही है और उन्होंने ये सब कुछ लिखा ही नहीं है, उन्हें मार्क्स ही नहीं देते। 14 नंबर के क्वेश्चन में 0, सीधा 0, क्योंकि आप सिंपल सी बात है, एक होता है खाना खाना है, खाने की प्लेट कैसी होनी चाहिए, प्रॉपर, हर चीज़ अलग अलग कटोरी में होती है तो अच्छी लगती है ना खाने में। लेकिन अगर सूखी सब्जी, पनीर की सब्जी, दाल, रायता, चावल, रोटी एक थाली में सब डाल दें, ये
खा पाओगे? एक चीज का स्वाद नहीं आएगा। तो और या खाली एक रोटी दे दें, खा लो, सब्जी तो चाहिए ना, तो कंप्लीट होता है तभी अच्छा लगता है ना। तो भैया कंप्लीट फूड है, पूरा प्लेटर सर्व करके देना पड़ता है तुम्हें, बिना प्लेटर सर्व किए मार्क्स नहीं मिलने वाले, ठीक है। चलो अब प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट एंट्री जब हम पे करते हैं, व्हेन पेड, पे करते समय हम एंट्री करते हैं जो भी प्रीपेड एक्सपेंस है, अकाउंट डेबिटेड टू कैश। ये हमने पेमेंट के समय एंट्री कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि एक असेट इंक्रीज हो रहा है और एक असेट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। जब हम एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं तो हम कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू एक्सपेंस अकाउंट। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? प्रीपेड एसेट बढ़ रहा है, असेट इंक्रीज हो रहे हैं और एक्सपेंस हमारे कम हो रहे हैं, ठीक है। तो जब भी हम एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं तो प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस करेंगे। ऐसे ही प्रीपेड एक्सपेंस में ऑलरेडी कैश दे रखा होगा ना, नहीं, जब हमने फिर अगर हमने उनको पे किया होगा तो हमने फिर उसको यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंस की जगह सिंपल एक्सपेंस के थ्रू कैश दिया होगा। हमने मान लो रेंट प्रीपेड दिया तो हमने एंट्री लिख दी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन बाद में हमें पता चला कि हमने यहाँ पे रेंट अकाउंट डेबिट 13,000 टू कैश 13,000, लेकिन हमें पता लगा कि नहीं, रेंट तो हमें 12,000 ही देना था, 1,000 रुपये तो हमने एडवांस पेमेंट किए हैं। तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे प्रीपेड रेंट डेबिट टू रेंट। नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तुम्हें प्रॉपर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि उसका रीज़न बता देती हूँ। एडजस्टमेंट एंट्रीज प्रॉपर इसलिए दिखानी पड़ती हैं क्योंकि जब हम लास्ट चैप्टर तक पहुँचेंगे तो हमें ये एडजस्टमेंट एंट्रीज को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकलकेट करना होगा, तो उसमें आप नहीं कर पाओगे एडजस्टमेंट्स अगर आपने ये शॉर्टकट सभी लगा लिए तो। अगर ये जैसे ट्रांजैक्शन होती रेंट प्रीपेड 5,000 ये ट्रांजैक्शन, हाँ, तो रेंट तो प्रीपेड रेंट टू रेंट, तो उसमें सीधा ही करना है। हाँ, सीधा एडजस्टमेंट एंट्री। तो आपने ये किसलिए करा था कि प्रीपेड एक्सपेंस टू कैश अकाउंट? अगर तुम्हें लिखा है कि प्रीपेड एक्सपेंस पेड इन एडवांस, प्रीपेड पेड इन एडवांस, अगर हमें पेमेंट के बारे में लिखा है कि हमने पेमेंट की है तो हम कैश के थ्रू करेंगे। नंबर प्रीपेड वो तभी बनेगा ना जब हमने पेमेंट कर, हमें एक इन्फॉर्मेशन दिया है कि प्रीपेड रेंट इतना है, तो दैट इज एन इन्फॉर्मेशन। वो ऐसे करेंगे, हमें एक इन्फॉर्मेशन दे दी कि प्रीपेड रेंट इतना है, ठीक है, प्रीपेड रेंट हमारा 5,000 है, हमने एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री कर दी। जब आपको समझ भी एंट्री इसमें आएगा ना तब बताओ। हाँ, तुम क्वेश्चंस करोगे तो तुम्हें और क्लैरिटी आ जाएगी। ऐसे ही एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम असेट होती है, तो एक्रूड इनकम डेबिट टू इनकम। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि यहाँ पे असेट इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे इनकम इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। एक्रूड इनकम, असेट इंक्रीज हो रहा है और इनकम, हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है। अगर इनकम इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, असेट इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, वही लॉजिक चल रहे हैं। एडवांस इनकम, उसमें इनकम अकाउंट डेबिट, इनकम, एडवांस इनकम क्रेडिट, हाँ, एडवांस इनकम, ठीक है।